अस्सलामुअलैकुम। चंद नई खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में हफ्ते की रात और अगस्त की 30 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और अगस्त की 31 तारीख है। नाज़रीन, आज तीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र होगा, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात हैं। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें, ताज़ा बारिशों में कुछ अर्बन फ्लडिंग हुई है, उसकी बात करेंगे। और सदर ट्रंप की जानिब से भारत का जो मुजवजा दौरा था, उसके मुलतवी होने की खबरें हैं। जिसका बरह रास्त असर लगता है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात की जो इस वक्त सूरत हाल है, वो काफ़ी ज़्यादा उससे आया होती है। इन तमाम मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। चलते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब और शुरू करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर के दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हमें मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ इंतहाई तशवीशनाक खबरें सुनने को मिलती हैं। कभी अपर में दहशतगर्द आते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन पर हमले करते हैं। हमारे जवान बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानें भी गंवाते हैं, शहादतें देते हैं, और साथ ये कि उनको भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। पहले तो ये खबरें तमाम पहाड़ों से आती थी, यानी वो इलाके जिनको हम पहले इलाका गैर कहते थे और आजकल हम उन्हें जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम से हम उन्हें याद करते हैं, वहां से ज्यादा आती थी। नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, कुर्रम से काफी खबरें आती थी। खैबर डिस्ट्रिक्ट से काफी खबरें मुसलसल आ रही हैं, और साथ इस तरह बाजौड़ और दूसरे इलाकों से भी। लेकिन अब कुछ अरसे से हमने देखा कि ये सिलसिला पहाड़ों से दहशतगर्दी के वाकयात नीचे आ गए और शहरी आबादियों तक पहुंच गए। पहले इस किस्म के वाकयात हमें जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान से मुत्तसिल इलाके, डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जिस तरह डीआई खान और बन्नू और लकी मरवत, यहाँ पर हमें दहशतगर्दी के काफ़ी वाकयात नजर आए कि हो रहे थे मुसलसल। लकी मरवत में भी जो पुलिस के या फौज से जो मुतालिक कोई भी सिपाही या फौजी आते थे छुट्टियों पर, वो भी निशाना बनाए जाते हैं, आज भी बनाए जाते हैं। हमें हमलों की इत्तलात बन्नू से भी आना शुरू हो गई। हमें दहशतगर्दी के वाकयात की इत्तलात लकी मरवत से भी आना शुरू हो गई। हमें दहशतगर्दी के इत्तलात जो डी खान से मुत्तसिल टांक और कुलाची वगैरह के इलाके हैं, वहां पर भी इस किस्म के वाकयात सामने आने लगे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि करक की जानिब भी यह मामला फैलने लगा। तो यूं वो दहशतगर्दी जो कि पहले मुख्तलिफ जो घने जंगलात पर मुश्तमिल पहाड़ी इलाकों में हो रही थी हमारे फौज के खिलाफ, अब वो पहाड़ों से नीचे उतरकर शहरी आबादियों की तरफ फैलना शुरू हो गई है। और आज एक इंतहाई तशवीशनाक वाकया हुआ है उस इलाके में जहां से कि मेरा ताल्लुक है। जो कोहाट का एक इलाका है, लाची, और लाची के साथ एक गांव है दरमलक, जहाँ से मेरा भी ताल्लुक है। दरमलक की एक चेक पोस्ट है वहां पर पुलिस की। उस पुलिस चेक पोस्ट के पास एक पुलिस की मोबाइल जा रही थी, जिस पर के नामालूम अफराद ने हमला कर दिया और उसमें एक एएसआई शहीद हो गया। उसके बाद वहां पर काफ़ी नई पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई, काफ़ी ज़्यादा सर्च ऑपरेशन वहां पर किया गया, और उसके बाद इत्तलात ये हैं कि कुछ झड़पें हुई हैं जिसमें कि 3 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात है। तो ये जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है जो खैबर पख्तूनख्वा में फैल रही है, पहले पहाड़ी इलाकों में थी, देही इलाकों में थी, अब शहरी इलाकों की तरफ जाने पड़ रही है। लाची जो है ये एक छोटा टाउन नहीं है, अच्छा खासा बड़ा शहर है ये। और यहाँ से मुत्तसिल जो दरमलक का गांव है वो भी बहुत ही करीब है। तो ये वो इलाके हैं जिनको मैं कहूँगा कि ये सेमी अर्बन एरियाज हैं। ये हैं तो देही इलाके, लेकिन बुनियादी तौर पर बड़े या निस्बतन बड़े शहरों के करीब है। तो अगर यहाँ पर भी ये वाकयात हो रहे हैं, तो मेरी राय में खैबर पख्तूनख्वा में हालात, मुझे लगता है कि अच्छे खासे बेकाबू हो चुके हैं। क्योंकि न सिर्फ ये है कि आज ये दरमलक रोड पर जो वाक़या हुआ लाची के करीब, इसके अलावा भी एक और खबर ये भी आई कि जो मोमंद डिस्ट्रिक्ट है, जो कि फॉर्मली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी फ्रंटियर कोर और पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया दहशतगर्दों के खिलाफ। और कहते हैं कि वहां पर दहशतगर्दों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस सिलसिले में ज्यादा मालूमात तो नहीं सामने आई, लेकिन ये जरूर पता लगा कि वहां पर कोई ऑपरेशन है।
तो यूं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशंस तो जारी हैं, लेकिन लगता यह है कि इसका असर मुझे अच्छा खासा महदूद नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो हमलावर हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है, और हमलावर बुनियादी तौर पर जहां चाहते हैं वहां पर वो हमला करते हैं। यह सलाहियत उन्होंने अपनी, मेरा ख्याल है, काफी ज्यादा बढ़ा ली है। जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की जो अब तक काउंटर टेररिज्म की जो पॉलिसी है, जिसके ऊपर मैं मुसलसल काफी मैं उसका नाकिद हूँ, और इसी वजह से हूँ कि पाकिस्तान इतने सालों से जंग लड़ रहा है, हमने हजारों शहादतें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक हमारे पास एक मजबूत काउंटर टेररिज्म पॉलिसी सामने नहीं आई। उसकी वजह यह है कि हमने काउंटर टेररिज्म को भी, सियासत को भी, कारोबार हुकूमत को भी, सब कुछ को गड़बड़ कर दिया है। और उसमें कुछ एक ऐसा चूचू का मुरब्बा बन गया है कि जहां पर पैरेलल पॉलिसीज चल रही होती हैं। कहीं पर स्टेट की पॉलिसी होती है कि अच्छे तालिबान को रखना है, बुरे तालिबान को निशाना बनाना है। कहीं पर स्टेट की पॉलिसी ये होती है कि इदारों ने, यानी रियासत ने, हर इदारे पर कब्जा करना है। तो उसकी वजह से एक क्याओटिक सिचुएशन बन गई है, और उसकी वजह से जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके कि हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारे जवान भरपूर लड़ भी रहे हैं, लेकिन उनका लड़ना, उसको हमें उसको बड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन जो स्ट्रेटेजी है, मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कोताही है, और उसको रिव्यू करने की अशद ज़रूरत है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हालात जो सिक्योरिटी के हैं वो इंतहाई मखदूश हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत का जो कंट्रोल है, वैसे भी ट्रेडिशनली जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कभी भी कंट्रोल कोई मजबूत नहीं रहा। यहाँ पर हमेशा से सिक्योरिटी इदारों ही का कंट्रोल रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कि बलूचिस्तान में हमको नजर आता है। तो यहाँ पर सूबाई हुकूमत अगर अपना सिविलियन कंट्रोल भी कुछ बढ़ा सकती, गर्चे उनके पास मेरे ख्याल है चॉइसेस महदूद हैं, लेकिन यही तो उनका इम्तिहान है कि अगर वो अब ये डिलीवर नहीं कर पाए कि वो सिविलियन गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद वहाँ पर री इंफोर्स ना कर पाए, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर मामला को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो रहा है। हमारी पुलिस भी लड़ रही है, लेकिन ओवरऑल मामला जो है वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। साथ एक और जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबर है वो ये है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि काफ़ी सारे, कोई 500-600 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जहाँ बहक हो चुके हैं। जो यहाँ पर सैलाब आए, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई, वहाँ पर पूरे के पूरे गांव के गांव मलिया मेट हो गए, स्पेशली बुनेर और दूसरे इलाकों में। एक मरतबा फिर खबरें हैं कि इन इलाकों में काफ़ी बारिशें हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। पेशावर और उसके गिरद नवाह में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं, तो वहाँ पर भी अर्बन फ्लडिंग की इत्तलात हैं। इसी तरह जो जमरोद और लंडी कोतल और सिरतसिल जो खैबर डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं, वहाँ पर भी कहते हैं काफ़ी बारिश हुई है, और तो शायद वहाँ पर भी कुछ फ्लडिंग की इत्तलात हैं। तो ओवरऑल जो खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की, गवर्नेंस का, यानी खैबर पख्तूनख्वा में तो इस वक्त काफी सारे क्राइसिस हैं, लेकिन सिक्योरिटी का क्राइसिस सबसे बड़ा है। फिर साथ जो फ्लडिंग और जो क्लाइमेट ड्रिवन क्राइसिस है, जिसमें कि ह्यूमन मेड, उसमें इंसानों का बहुत बड़ा हाथ है कि लोगों ने पानी के रास्ते में घर बनाए हुए हैं, और उसकी वजह से लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा सैलाब आएगा, शायद इस वजह से भी। लेकिन बहरहाल, चूंकि हमारा जो ओवरऑल रेगुलेटरी नेटवर्क है, फ्रेमवर्क है, वो हमेशा से काफ़ी कमज़ोर रहा है, तो इसलिए लोग जहाँ चाहते हैं अपने लिए कुछ बना लेते हैं, और फिर आखिर में सबसे ज़्यादा सफ़र भी वही करते हैं। और तो यहाँ पर जो कुछ हुआ, अभी एक और मतलब फिर ये खौफ का इजहार किया जा रहा है कि अगर ये बारिशें मज़ीद ज़्यादा हुई तो यहाँ पर मज़ीद मामला बिगड़ सकते हैं। अभी ये इलाके जो हालिया दिनों में सैलाब और लैंडस्लाइड्स आए हैं और उसने जो तबाही फेरी है, उन इलाकों उन उससे अभी ये इलाके बाहर नहीं निकल पाए, और इस दौरान ये खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं। आ, साथ ही एक और खबर अमेरिका से, और आखिर में फिर मैं पंजाब के जो फ्लड्स हैं उनकी बात करूंगा। कि अमेरिका से आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि सदर ट्रंप का प्रोग्राम था कि उन्होंने अमेरिका का, भारत का दौरा करना था। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद अमेरिका और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और साथ ये खबरें आ रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में जो सर ट्रंप का मुजवजा भारत का दौरा था वो मुलतवी हो जाए। सदर ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा उनमें कशीदगी पाई जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी तफसीली खबर आज शाया की है, जिसमें उन्होंने जून में होने वाली उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, या जो उनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई है, उसका जिक्र किया है कि जिसमें सदर ट्रंप और
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान जो बातचीत हुई उसमें किस तरीके से सदर ट्रंप मोदी को बता रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर कराई, और उसके बाद फिर मोदी ने उनको वहां पर चैलेंज किया कि आप गलत कह रहे हैं। इस सीज फायर में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये सीज फायर तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी बातचीत के जरिए की गई थी। और उसके बाद फिर साथ ये भी कि सदर ट्रंप ने अपने नोबेल प्राइज का भी जिक्र किया। और न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ख्याल ये किया जाता है कि शायद सदर ट्रंप मोदी को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरह आप भी मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें, जिसका शायद मोदी ने कोई वैसा जवाब नहीं दिया। तो कहते हैं वहां से मामलात काफी बिगड़ गए, और अब हालात ये हैं कि भारत की जो मसनूआत हैं अमेरिका जो आती हैं, उन पर 50% टैरिफ्स का इतलाक हो चुका है। और अब भारत में एक बहुत बड़ा जो वहाँ पर जो उनकी बिजनेस कम्युनिटी है उनको बहुत बड़ा नुकसान है। हर तरफ खबरें हैं कि किस तरीके से बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं जहाँ पर के अमेरिकी कंपनियों के लिए ऑर्डर्स तैयार किए जाते थे, वहाँ पर सन्नाटा छा चुका है। उसकी वजह यह है कि टैरिफ्स इतने बढ़ गए हैं कि ये कारोबार हो करना नामुमकिन है। और साथ जो अमेरिका भारत से जो मुतालबा कर रहा है वो ये है कि भारत रूस से जो तेल खरीदता है वो तेल ना खरीदे। और उसकी वजह से अब मामलात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बिगाड़ बिगाड़ जो है बुनियादी तौर पर 17 जून की वो टेलीफोनिक कॉल जो सर ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान हुई थी वहां से शुरू हुआ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। और इसकी वजह से इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रीसेट आ रहा है, बल्कि मेरी राय में शायद काफी हद तक आ चुका है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों बीजिंग चाइना पहुंच चुके हैं, जहां पर के एससीओ का समिट होने वाला है। नरेंद्र मोदी का ये चीन का 7 साल बाद दौरा है, और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बहुत लोगों का ख्याल है कि शायद भारत चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के साथ भारत की दूरी के बाद अब भारत चाहेगा कि वो चीन के ज्यादा करीब जाए, जबकि पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब जा रहा है। और चीन में पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की ये जो वसवसे हैं, उनकी इत्तलात हैं, कोई एक अनईज मौजूद है जिसके हवाले से हर किस्म की खबरें आ रही हैं। लेकिन चाइनीज बहुत ज्यादा वोकल लोग नहीं हैं, वो पॉलिसी के लिहाज से भी खामोशी से जो भी करते हैं कार्रवाई खामोशी से ही करते हैं। तो लेकिन इत्तलात यही है कि शायद वहां पर कुछ रिजर्वेशन है। मैं ये नहीं कहूँ कि टेंशन हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँ कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मौजूद हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को इस वक्त बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जानिब से भी एक बड़ी सीरियस कोशिश की जा रही है कि ताल्लुकात को बैलेंस किया जाए, अमेरिका के साथ भी बेहतर ताल्लुकात रखे जाएं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी है। और साथ ये कि चीन के भी बावर कराया जाए कि अमेरिका के साथ दोस्ती का मतलब ये नहीं कि चीन के मफादात का ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मुश्किल वक्त है, और भारत के लिए तो ज्यादा मुश्किल वक्त है। उसकी वजह यह है कि भारत को कारोबारी लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान होने का खदशा है। वहां पर जो उनकी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो इस खत्ते में एक बहुत बड़ा रीसेट आ रहा है, इस पर मेरी नजर होगी, और जो भी डेवलपमेंट्स हुई मैं आपकी खिदमत में जरूर पेश करूंगा। आखिर में जिक्र इस वक्त पंजाब में फ्लड्स की सूरत हाल है। कल भी मैंने जिक्र किया था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी भारत ने बहुत ज्यादा पानी रोक कर फिर उसको छोड़ दिया। अरे भाई, जो बारिश यहाँ हो रही है वो बारिश वहां भी हो रही है। अगर यहाँ पर एक दिन में 500 मिलीमीटर बारिश हो रही है तो कुछ इसी किस्म की सूरत हाल उस तरफ भी है। और सबको मालूम है कि भारत में जितना भी यानी मकबूजा कश्मीर में जितना भी हाइड्रोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी उनके जितनी भी डैमिंग है, वो सारे रन ऑफ द रिवर डैम्स हैं। यानी ये वो डैम नहीं है जहां पर कि आप पानी जमा कर सकें। तो जो भी ये कहता है कि जी वो पानी जमा करके फिर छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप थोड़ा डिले करके एक साथ छोड़ें तो उससे शायद थोड़ी तुगयानी आए, लेकिन उस लेवल की तुगयानी आना मुमकिन नहीं है। जब ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब उनकी लेक्स में, यानी जो वहां पर उनके जो डैम थे, उसमें अगर पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा है तो उनको उसी तेजी से पानी को निकालना भी होगा, वरना वो डैम टूट जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक तो इससे हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि क्लाइमेट ड्रिवन क्राइसिस पाकिस्तान में भी है और क्लाइमेट ड्रिवन क्राइसिस भारत में भी है। दोनों मुल्कों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे ये खुश हो या ना खुश हो, इनको इसके अलावा इनके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन बहरहाल जिक्र पाकिस्तान का, जहां पर के लाहौर के बाद अब ये पानी आगे बढ़ रहा है, और पाकपतन से खबरें हैं, भक्कर से खबरें हैं, झंग से हैं, भावलनगर से हैं, मुजफ्फरगढ़ से हैं, कसूर से हैं, टोबा टेक सिंह से हैं, फैसलाबाद से हैं। इन तमाम इलाकों में कहते हैं कि हजारों की तादाद में
جو مختلف دیہات ہیں وہ سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ یہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اور یہاں پر خدشہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے چکا ہے، کیونکہ کم از کم 6 لاکھ افراد کو ایویکویٹ کیا جا چکا ہے۔ لیکن ان افراد کو ظاہر ہے ان کی آبادکاری کا بھی کچھ کرنا ہوگا، ان کو خوراک کا بھی انتظام کرنا ہوگا، پانی کی فراہمی بھی ہوگی، بنیادی سہولیات بھی دینی ہوگی۔ اور یہاں پر سے بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ جو ان کے وزراء ہیں، چاہے وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ پنجاب میں ان سوسائٹیز پر ہے یا ان علاقوں پر ہے جہاں جو کہ تخت لاہور جہاں پر ہے، نہیں لاہور کے اوپر، جس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان علاقوں پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر کہ اس وقت کافی زیادہ تباہی ہو رہی ہے۔ ایک اس کا کانسیکوینس، کیونکہ یہ سیلاب تو ابھی آگے بڑھ رہا ہے اور سندھ کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر کہ کافی زیادہ خوف پیدا ہو چکا ہے کہ شاید یہاں پر بھی یہ کافی نقصان پہنچائے، کافی ساری کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچائے۔ اس مرتبہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ پاکستان میں گیہوں کا یا گندم کا ایک بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے، کیونکہ اس سیلاب سے پہلے یہ خبریں میڈیا میں موجود تھیں کہ پاکستان کے پاس جتنا سٹاک ہے گندم کا وہ ناکافی ہے، کیونکہ پاکستان نے اس سال جو پنجاب گورنمنٹ نے جس طریقے سے مس ہینڈل کیا ہے گندم کی خریداری کو، تو اس کے بعد بہت سارے بڑے وسیع علاقے پر جو ہے گندم نہیں کاشت کی گئی۔ تو ایک تو کاشت نہیں کی گئی، اور جہاں کاشت کی گئی ان علاقوں میں سیلاب آنے سے کھڑی فصلیں جو ہے وہاں پر جتنی بھی تھیں، چاہے وہ گنے کی ہے، کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا ہے، دالوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، اور وہاں پر جتنی بھی یہاں پر ان علاقوں میں فصلیں ہیں، تو اب خوف یہ ہے کہ گندم کی جو فصل ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور جو سٹاکس ہیں گندم کے یہاں پر جو سٹاکس ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ جہاں پانی گندم کی فصلوں کو نقصان پہنچا رہے تو وہاں پر جہاں پر سٹاک کیے گئی ہے گندم، ان کو بھی یقیناً نقصان پہنچا ہے، جہاں پر کہ سیلاب آیا ہے یا وہ علاقے سیلاب کی زد میں آئے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ کئی علاقوں میں اس سیلاب سے پہلے گندم کی فی من قیمت تقریباً 2400 روپے فی من تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 3500 روپے فی من تک پہنچ چکی ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ سیلاب اسی طرح فصلوں کو اور جو ہمارے خوراک کے سٹاکس ہیں ان کو نقصان پہنچاتا رہا تو ان کی قیمتیں بڑھیں گی، نہ صرف ان کی بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو مویشی ہیں۔ ابھی تو اس کا جب آڈٹ ہوگا پتہ لگے گا، جب نمبرز آئیں گے کہ کیا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں کہ کافی مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، دودھ یعنی ڈیری کی جو ہماری صنعت ہے اس کو بھی بڑا نقصان پہنچے گا، گوشت کی صنعت کو نقصان پہنچے گا، یعنی خوراک جو ہماری اوور آل پاکستان کی جو خوراک کی ضروریات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں مہنگائی بڑھے گی۔ شاید کہیں ہر جگہ پہ کمی اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن کمی کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی خوراک کو سٹاک کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ بھی کافی پرانا ہے، اور یہ جو ہے اسی لیے یہ جہاں پر ہم لوگوں نے خوراک سٹاک کی ہوئی ہے وہ بھی زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے خطرہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جب اگر اس قسم کے سیلاب آئیں تو اس میں ان کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، پہنچ چکا ہے کافی حد تک۔ پاکستان کی جو زرعی شعبہ ہے اس کو شدید نقصان پہنچا ہے، بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور ساتھ یہ کہ جو اوور آل پاکستان میں مہنگائی ہے وہ شاید مزید بڑھے، جس سے کہ پاکستان میں غربت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے مشکل دن آنے والے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو اپنی پالیسیز اور پرائرٹیز کو تبدیل کرنا ہوگا۔ میں اس سلسلے میں مزید بات پانی کے حوالے سے کرتا رہوں گا، کیونکہ ڈیلی موضوعات اتنے ہوتے ہیں کہ کچھ رہتا نہیں ہے۔ میں کوشش کروں کہ اس سلسلے میں ایک کوئی علیحدہ شو شروع کروں، جہاں پر کہ میں صرف ان مسائل کا ذکر کروں کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔